नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पंजाब पुलिस ने ऐसा कारनामा किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली आकर बीजेपी के यूथ विंग के नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। बग्गा पर इल्जाम है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारे ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में बग्गा ने कहा था, अगर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बताने को लेकर अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मामला पूरी तरह पॉलिटिकल था, गिरफ्तारी भी पूरी तरह पॉलिटिकल थी, इसलिए दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता पूरी तरह एक्टिव हो गए। पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को घर से उठाया था। बग्गा के पिता थाने पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया। जिस गाड़ी में बग्गा को ले जाया गया उस गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने कुरुक्षेत्र में ट्रेस किया। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया। पंजाब पुलिस ने उस गाड़ी को रोक लिया। दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र से बग्गा को वापस लेकर आ गई। पंजाब पुलिस ने इसे चैलेंज किया, हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां राहत नहीं मिली। पंजाब पुलिस बग्गा को जब गिरफ्तार करके ले गई थी तो उसने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। इसी आधार पर अब पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का केस है। पंजाब पुलिस के अफसरों को सफाई देनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस सुबह गिरफ्तार करके ले गई थी, उन तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस वापस ले आई। करीब 9 घंटे तक तमाशा चला। अब सवाल यह कि आखिर पंजाब पुलिस ने यह ड्रामा क्यों किया, पूरे पुलिस सिस्टम पर दाग क्यों लगाया। इस केस को लेकर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। आरोप यह लगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल अपने सियासी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं। इस केस की सियासत में जाएं, इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। पंजाब पुलिस की एक टीम आज सुबह जनकपुर में तेजिंदर बग्गा के घर पहुंची। उस वक्त तेजिंदर बग्गा और उनके पिता प्रीतपाल सिंह, ये 2 लोग वहां पर मौजूद थे। प्रीतपाल का कहना है कि पहले पंजाब पुलिस के 2 जवान उनके घर पहुंचे। वो पहले भी नोटिस देने आ चुके थे, इसलिए उन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों को अंदर बैठाकर चाय पिलाई। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद कुछ लोग सादी वर्दी में घर के अंदर घुसे। पुलिस को दी गई शिकायत में प्रीतपाल ने कहा कि कुछ हथियारबंद लोग बहुत ही आक्रामक अंदाज में उनके घर में एंटर किए और पूछा, तेजिंदर बग्गा कहां है। इतने में उनका बेटा सामने आ गया तो ये लोग उसे उठाकर ले जाने लगे। उस वक्त तेजिंदर बग्गा ने पगड़ी भी नहीं पहनी थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम उसे पगड़ी पहनने का वक्त तो दो, लेकिन वो लोग नहीं माने और तेजिंदर से बग्गा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। प्रीतपाल के मुताबिक जब उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया। सर, हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी। तो अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते धो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। तो क्या पता चला था, आपकी क्यों लेकर गए हैं, क्या जानकारी मिली? अब ये तो वो बताएंगे। ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी? केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके नहीं ले गई, उठाकर ले गई। कानून के जानकार कहते हैं कि पुलिस को इस तरह की हरकत करने का कोई हक नहीं है। इसलिए बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह सीधे जनकपुरी थाने पहुंचे। पुलिस से शिकायत की कि उनके बेटे को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। तेजिंदर बग्गा कोई क्रिमिनल नहीं है,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी यूथ विंग का नेशनल सेक्रेटरी है, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि पंजाब पुलिस को किसी हार्डकोर क्रिमिनल को अरेस्ट करना था, इसलिए दबे पांव पुलिस पहुंची, सादी वर्दी में पहुंची, अपराधियों को पकड़ कर ले गई। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने तेजेंद्र सिंह बग्गा के पिता की शिकायत पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया, पंजाब पुलिस को आरोपी बनाया। प्रीतपाल सिंह ने एफआईआर करके अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। प्रीतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस उनके बेटे को मार सकती है, उनकी जान ले सकती है। प्रीतपाल सिंह की वकील मोनिका अरोड़ा ने भी कहा कि जिस तरह तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी की गई वो गैर कानूनी है। मोनिका अरोड़ा ने कहा कि अगर पुलिस किसी आरोपी को अरेस्ट करने जाती है तो वहां की लोकल पुलिस को खबर देना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। देखिए, सुबह 8:30 बजे कुछ 4-5 हथियारबंद लोग आए, पिता को घूंसा मारा, मोबाइल छीना, उनको मारते हुए उनके बेटे को बग्गा को उठाकर घसीटते हुए ले गए। उसने कहा मुझे पगड़ी पहनने दो, उनको पगड़ी भी नहीं बांधने दी, उसको ले गए। यहाँ पर तेजेंद्र बग्गा के फादर ने पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च कराई कि मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, आकर मेरे बच्चे को उठाकर ले गए हैं, वो उसको मार डालेंगे, उसको आप लेकर आइए। यहाँ से पुलिस ने सर्च वारंट के लिए अप्लाई किया, वहां पर कोर्ट में पुलिस गई और बग्गा को वापस लेकर आ रही है। मैं एक चीज और कह रही हूँ, मीडिया से मालूम चल रहा है कि ये पंजाब पुलिस के लोग थे, पर पंजाब पुलिस के लोगों को कानून नहीं पता, या कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, गैर कानूनी कार्रवाई करनी है। एक प्रक्रिया होता है, आप इन्फॉर्म करते हैं लोकल थाने को, आप व्यक्ति को इन्फॉर्म करते हैं तुम्हारे खिलाफ केस क्या है, फिर आप वापस इन्फॉर्म करते हैं थाने को, फिर लेकर जाते हैं। यहाँ पता ही नहीं कौन आए, नो आइडेंटिफिकेशन, नो यूनिफॉर्म, नहीं पता कौन आए, हथियार लेकर आए हैं, उठाकर ले गए हैं उसे। अब जैसे ही दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया, वैसे ही सियासी हलचल बढ़ गई। पंजाब पुलिस अपने को डिफेंड करने में लग गई और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अरविंद केजरीवाल पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस को लगा कि बात बिगड़ सकती है, उनकी गलती पकड़ ली गई है, लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए पंजाब पुलिस की एक टीम तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए जनकपुरी थाने पहुंच गई। पंजाब पुलिस की इस टीम में एक डीएसपी और एक एसआई रैंक के अफसर थे। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, पंजाब पुलिस ने नियम कानून को बाईपास करके बग्गा को पकड़ा था, इसलिए जनकपुरी थाने के एसएचओ ने पंजाब पुलिस के अफसरों को पुलिस स्टेशन में ही बैठा लिया। बस पंजाब पुलिस यहीं से प्रॉब्लम में फंस गई। जनकपुरी थाने में बैठे पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुरप्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस के एक अफसर को फोन लगाया, उन्हें बताया कि किस तरह उन्हें थाने में बैठाया गया है, और जनकपुरी थाने के एसएचओ ने पंजाब पुलिस के डीएसपी को पकड़ लिया है। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ जनकपुरी थाने तो, हाँ जी, नहीं जनकपुरी थाने च सर मैं पूछ रहा हूँ डिटेन किसे किया है, कौन? डीएसपी साहब को डिटेन कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ एसएचओ साहब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एएसआई गुरप्रताप सिंह है जी। ਅਸੀਂ ਆਮਦ ਰਵਾਨਗੀ, ਸਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਰਵਾਨਗੀ नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब मुलजिम को लेने आए? हाँ, मुलजिम को लेने आए थे। मुलजिम भी फेवर कर रहे हैं मुलजिम को। हाँ जी, मिल गया मुलजिम? मिल गया? नहीं, मुलजिम तो मिल गया, पर आप उसकी फेवर कर रहे हैं ना, उसको छोड़ो, उसको नहीं लेके जाने देंगे। डीएसपी को डिटेन कर दिया? हाँ, ठीक है, हम कर रहे हैं। ओके। केस दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। पहला काम तो यह किया कि उस गाड़ी को ट्रेस करने का काम शुरू हुआ जिसमें बग्गा को ले जाया गया था। पता लगा कि बग्गा को मोहाली ले जाया जा रहा है। जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को अलर्ट कर दिया, यानी तीसरे स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व हो गई। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की एक टीम ने द्वारका कोर्ट से एक सर्च वारंट हासिल किया।
सर्च वारंट में कहा गया कि तेजिंदर बग्गा जहां भी है उसे फौरन रिकवर किया जाए। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया जिसमें बग्गा को ले जाया जा रहा था। ये गाड़ी कुरुक्षेत्र के पीपली इलाके में टोल के पास थी। हरियाणा पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कुरुक्षेत्र के पीपली सदर थाना इलाके की हैं। उस वक्त की हैं जब हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोका। अब चूंकि मामले की इतनी चर्चा हो चुकी थी, पीपली सदर इलाके के टोल पर जिस वक्त गाड़ी को रोका गया, वो गाड़ी जिसमें बग्गा को पंजाब ले जाया जा रहा था, उस वक्त मौके पर हरियाणा के 3 जिलों के एसपी मौजूद थे। इसके बाद हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की टीम को लेकर सदर थाने पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था जिस तरह दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोका, उसी तरह पंजाब पुलिस को भी कानून का पालन करके तय लीगल प्रोसेस को फॉलो करके दिल्ली पुलिस को बाकायदा इन्फॉर्म करके गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह पंजाब की पुलिस ने गुंडों का ऐसा व्यवहार किया वो गलत है, इसलिए पंजाब पुलिस अब डिफेंसिव पर है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट ऑब्टेन किया कि तेजिंदर सिंह बग्गा को किडनैप किया गया है, जहां पर भी है उसको रिकवर किया जाए, इतनी जानकारी में लिया जाए। वो सर्च वारंट हमने हरियाणा पुलिस को भी भेजे। तो हरियाणा पुलिस ने क्षेत्र के पास जो सर्च वारंट थे उनको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कोर्ट ने लिखा था कि वो जहां पर भी हैं उनको कस्टडी में लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। और उसके बाद वो पीपली के पास जहां पर भी सर्च वारंट एग्जीक्यूट हुए, एग्जीक्यूट होने के बाद दिल्ली पुलिस उनको लेकर दिल्ली चली गई है। और जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया था, कानून के अनुसार आगे जो भी है कार्रवाई वो की जाए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष बताता हूं। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बग्गा की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर की गई। मोहाली के एसपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी में किसी लीगल प्रोसेस का वायलेशन नहीं किया गया। जब तेजिंदर बग्गा बार बार नोटिस देने के बाद भी पेश नहीं हुए तो फिर उन्हें कोर्ट के आदेश पर अरेस्ट किया गया। हमारे यहाँ पे एक FIR लॉन्च है कि तेजिंदर सिंह बग्गा जी के खिलाफ, जो कि हमने IT एक्ट और 153 एक्ट सेक्शन ए और दूसरी कई सेक्शन है जिसके उन्होंने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इनके ऊपर लॉन्च की गई थी। उसके अकॉर्डिंगली हमने हाई कोर्ट में इन्होंने क्वेश्चन डाली थी। हमने हाई कोर्ट में अपना दिया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ इनको अगर ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो आप इन्हें आगे प्रोसीड करें। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया भी आप आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेल कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया लीगली। थाने में इंटीमेशन देने की कोशिश की थी, थाने ने इंटीमेशन नहीं ली। हमने फिर भी मैसेज SHO को कर दिया, ठीक है। और हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मतलब प्रॉपर हमने वीडियोग्राफी करके अरेस्ट किया है। अब मोहाली के एसपी का दावा तो है कि उन्होंने तेजिंदर बग्गा को लीगली अरेस्ट किया, लेकिन साथ साथ वो खुद ये भी बता रहे हैं कि लोकल पुलिस को इसकी फॉर्मल इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी, वर्बली बता दिया था। एक IPS अफसर इस तरह की बात कहे ये कैसे माना जा सकता है, क्योंकि कानून तो वर्बली नहीं चलता। एसपी साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे, पंजाब पुलिस के अफसर भी समझ रहे हैं। इसीलिए पंजाब सरकार बिना देर किए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन अदालत ने भी फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को 24 घंटे के अंदर हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि किस वजह से, किस आधार पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोका। अब इस मामले में हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। हालांकि तमाम कोशिश के बाद भी पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को कुरुक्षेत्र से आगे नहीं ले जा सकी। करीब 2.5 घंटे तक बग्गा और पंजाब पुलिस की टीम कुरुक्षेत्र के थानेसर थाने में बैठे रहे। 2.5 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और बग्गा को अपने साथ ले आई। करीब 7 घंटे तक पंजाब पुलिस की हिरासत रहने के बाद तेजिंदर बग्गा जब थाने से बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बैठे तो उन्होंने जाहिर है राहत की सांस ली होगी और उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। दिल्ली पुलिस की टीम तेजिंदर बग्गा को लेकर हरियाणा के थानेसर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है वहां से निकल चुकी है। और इस वक्त हम अगर बात करें यहाँ पे तो आज लगभग 2.5 घंटे तक जो तेजिंदर बग्गा है उनको कुरुक्षेत्र के थानेसर थाने में रखा गया। पहले
जो सुबह 8:30 बजे के करीब पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब पंजाब पुलिस की टीम उनको लेकर पंजाब जा रही थी, मोहाली लेकर जा रही थी, तो उस वक्त दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और वहीं पर गाड़ी का नंबर दिया कि इस गाड़ी में जो दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस की जो टीम है वो लेकर जा रही है तेजिंदर बग्गा को, बीजेपी के नेता हैं। और उसके बाद हरियाणा पुलिस हरकत में आई और उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास एक बैरियर लगाया, जहां पर जो पंजाब पुलिस की टीम थे उसको रोक के वहां पर काफी देर तक ऑन रोड ही रोक के रखा। 2.5 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो कुरुक्षेत्र थाना में पहुंचते हैं, थानेसर में, और वहां पर कागजी कार्रवाई होती है। और उसके बाद तेजिंदर बग्गा विक्ट्री का निशान बनाते हुए दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, समीर शर्मा जो डीसीपी हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में सवार हो गए और वहां से वो अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें आरोप यह लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के अफसरों को हिरासत में ले लिया था, डिटेन किया था। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद से एक अपराधी को पंजाब पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर ले गई। इसलिए तेजिंदर बग्गा को दोबारा दिल्ली जाने से रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। पंजाब सरकार के वकीलों का कहना है कि गिरफ्तारी में पूरे प्रोसेस का पालन किया गया, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फॉर्मली पंजाब पुलिस के रिक्वेस्ट को नहीं लिया। Team also went to the Janakpuri police station also. The DSP is still Kuljinder Singh. Kuljinder Singh is still sitting there along with his team, and our advocates are also sitting there in the police station itself for giving the intimation from the morning. They have not recorded the intimation. ये बहुत धक्का दिल्ली पुलिस ने किया है। ये ऑफिशियल्स ਨੂੰ डिटेन करना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दिल्ली पुलिस आई, दिल्ली पुलिस ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ लीगल कस्टडी ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ थाने के अंदर से, जिस तरीके छुड़ा के लेके गए हैं, फिर उसका वेव करना पब्लिकली एक तरीके नाल जाना इलीगल कस्टडी तो इट इज हाईली डेप्रिशिएबल ऑन द पार्ट ऑफ द हरियाणा पुलिस एज वेल एज ऑफ दिल्ली। मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिल्ली के जनकपुरी थाने में बैठे पंजाब पुलिस के अफसरों की तस्वीरें दिखाई थी, सब इंस्पेक्टर की बात भी सुनवाई थी, लेकिन तेजिंदर बग्गा के वकील ने कोर्ट में सफाई दी कि पंजाब पुलिस के अफसरों को डिटेन नहीं किया गया था, उनके कागजात देखे जा रहे थे। पंजाब पुलिस के अफसरों से एफआईआर की कॉपी, वारंट की कॉपी ली जा रही थी। जब उन्होंने कागजात दे दिए तो उन्हें छोड़ दिया गया। अगर ये बहुत ही जेन्युइन अरेस्ट करने जा रहे थे, व्हाई दे हैव नॉट इंटीमेटेड द लोकल पुलिस? उन्होंने प्रॉपर एंट्री क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं अपने प्रॉपर क्लोज में गए? पुलिस क्यों नहीं जाती अपने पंजाब पुलिस प्लेन क्लोज में? ये बदमाशी करने जा रहे हैं दिल्ली में, और क्या वो टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं कि एंट्री की भी उनके पास टाइम नहीं? इतने हालात खराब हो गए हैं कि ये टेररिस्ट को ऑन द स्पॉट पकड़ना है कि हमने ओरल इंफॉर्मेशन भी दी, कुछ कोई कार्रवाई नहीं की। जब इनको लगा कि हम इसमें पकड़े गए हैं तो ये स्टेट ऑफ पंजाब ने आज एक नई क्रिमिनल रिट डाली कि हैबियस कॉर्पस हमारे अफसर अंदर है। स्टेट ऑफ पंजाब का क्या कसूर है? बता दें वहां पे किसको डिटेन किया है। वहां बैठ के उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, एफआईआर देखी है, मजिस्ट्रेट के सर्च वारंट देखे हैं, इनके पास एक भी एंट्री नहीं, इनके पास वो कुछ नहीं। उसको कवर अप करने के लिए आज इन्होंने ड्रामा रचा कि जैसे पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा करके वहां पे रखा गया। कोई भी पुलिस ऑफिसर, पंजाब हरियाणा पुलिस ने भी, इवन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने एक को डिटेन नहीं किया। हमारी इंफॉर्मेशन थी ये पकड़े गए, जो गाड़ी में थे वो प्लेन क्लोज में थे, बाद में पता लगा ये पुलिस वाले थे। आपस में बातचीत करके जब उन्होंने वारंट्स दिखाए तब उन्होंने अपने आप ही विलिंगली छोड़ा है। अब सवाल है कि तेजिंदर सिंह बग्गा ने, दिल्ली के एक लोकल बीजेपी लीडर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसके कारण 3-3 राज्यों की पुलिस को परेशान होना पड़ा, जिसके लिए पंजाब पुलिस की टीम को चुपके से सादी वर्दी में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी। केस सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, आप भी सोचेंगे इतने छोटे से मामले में इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। असल में तेजिंदर सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था अगर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बताने को लेकर केजरीवाल माफी नहीं मांगेंगे तो वो केजरीवाल को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली में टैक्स फ्री कराने की मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बीजेपी के नेता द कश्मीर फाइल्स जैसी झूठी फिल्म के पोस्टर लगा रहे हैं।
इसी के बाद तेजिंदर बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इन ट्वीट्स के आधार पर पंजाब के मलेरकोटला जिले में असलम खान नाम के शख्स ने पुलिस से यह शिकायत की कि उसे कुछ लोगों ने धमकी दी है और धमकी देने वाले लोग कश्मीर फाइल का पोस्टर लिए हुए थे और तेजिंदर बग्गा का नाम ले रहे थे। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ माहौल खराब करने का केस दर्ज कर लिया और इसी जांच के लिए एसआईटी बना दी। तेजिंदर बग्गा की मां कमलजीत कौर ने आज कहा कि उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीरी पंडितों के मैसाकर को झूठा बताने पर अगर केजरीवाल माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस मुहावरे को जान से मारने की धमकी बताकर उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोई लड़ाई नहीं है, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि किसी के खून पे हंस रहे हो, ये जो कश्मीर फाइल है उसको झूठी कह रहे हो तो किसी के खून पे इस तरह मत हंसो, किसी के दर्द पे ऐसा नहीं हंसना चाहिए। अगर आप झूठी कह रहे हो तो 1947 के बाद का ये सबसे बड़ा नरसंहार था, कम से कम इंसानियत के नाते तुम उनसे माफी मांगो, उन लोगों को तकलीफ हुई होगी। तो उसने नहीं माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो भी है आपको चैन से नहीं जीने देगा जब तक आप माफी ना मांगो। और ये एक मुहावरा है, आम बंदा कहता है। तो इसको इसने ये करके मोहाली में एफआईआर दर्ज कर दी कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी जान से मारने की धमकी है? या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है? वो सीधे से बात करे ना। वो ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? हालांकि तेजिंदर बग्गा वापस दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी ने बीजेपी के नेताओं को केजरीवाल के खिलाफ एक नया इशू दे दिया है। आज इस मामले को लेकर दिन भर विरोध प्रदर्शन होते रहे। शाम को दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। हालांकि पुलिस मुस्तैद थी, इसलिए किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि केजरीवाल दिल्ली की पुलिस को अपने हाथ में लेना चाहते थे। दिल्ली पुलिस नहीं मिली, अब पंजाब की पुलिस उनके कब्जे में है, तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों को परेशान करने में कर रहे हैं। वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक भी है। बार बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टिक को रिट्रेट किया कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाके बिना लोकल पुलिस के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेटेस्ट जस्टिस मृदुल जी की स्टेटमेंट जजमेंट है 2022 की जनवरी में, जब उन्होंने कहा कि ऐसा करना गैर कानूनी है। तेजिंदर बग्गा कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकी नहीं है, कोई मर्डरर नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है। क्या है तेजिंदर बग्गा? तेजिंदर बग्गा अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज करने वाला, ट्विटर हैंडल चलाने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता है। उसका काम है सरकार जो झूठ बोले उसको बेनकाब करना, ये हम सबका काम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात पिछले दिनों में कही थी टीवी पे कि मुझे एक बार पुलिस मिल लेने दो, जब पुलिस मिलेगी तो फिर मैं इनको सबक सिखाऊंगा, जेलों में डालूंगा, वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहा है। बीजेपी के एक और लोकल लीडर कपिल मिश्रा, जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने तेजिंदर बग्गा को दिल्ली वापस लाए जाने को सत्य की जीत बताया। कपिल मिश्रा ने कहा कि पंजाब पुलिस का काम पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन पंजाब पुलिस केजरीवाल की सेवा में लगी है, ये पंजाब के लोगों का अपमान है। सत्यमेव जयते, आज लोकतंत्र की जीत का दिन है, संविधान की जीत का दिन है और भारत के संविधान का करारा थप्पड़ अरविंद केजरीवाल के गाल पे पड़ा है और बहुत दिनों तक उनको आज का दिन याद रहेगा। देखिए, ये अपहरण का मामला था, एफआईआर तो दर्ज होनी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो बर्ताव किया गया है और किस प्रकार से 50-50 लोग घर में घुसते हैं, क्या किसी आतंकवादी को पकड़ने आई थी पंजाब की पुलिस? दिल्ली पुलिस को सूचित किया था क्या? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए आप, वहां पर पटियाला में इस वक्त जो स्थिति है, पुलिस वहां लगनी चाहिए कि यहाँ तिलक नगर में आके लगनी चाहिए पुलिस? मुझे लगता है कि पंजाब की पुलिस केजरीवाल के व्यक्तिगत खुन्नस को निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब का अपमान है, सिखों का अपमान है, पंजाब के जनादेश का अपमान है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, सत्ता का अहंकार किसी भी व्यक्ति के लिए अंत की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल के सर पे चढ़े हुए सत्ता के अहंकार को उतार के छोड़ेगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब पुलिस के एक्शन को पूरी ताकत के साथ डिफेंड कर रहे हैं। आतिशी मारलेना ने कहा कि बीजेपी तो गुंडों की, लफंगों की पार्टी है, इसलिए तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी।
5 बार उनको इस मामले में समन भेजा गया, लेकिन वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने भी इस समन को और इस वारंट को खारिज करने से मना कर दिया। और ये पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट है जिसने इस मामले को खारिज करने से मना कर दिया। तो आज सुबह पंजाब पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने चले गए। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, हिंसा करने वालों की पार्टी है। तो जो गुंडागर्दी करेगा, जो दंगे भड़काएगा, भारतीय जनता पार्टी उसे बचाएगी। ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप है। हमने हर जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे करते हैं और फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी ऊपर से लेकर नीचे तक गुंडागर्दी करने वालों को, हिंसा करने वालों को, दंगे भड़काने वालों को बचाती है। आज भी वही हो रहा है। तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस क्यों सामने आ रही है? तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस क्यों सामने आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वालों को बचाती ही बचाती है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता सौरभ भारद्वाज तो तेजिंदर बग्गा की पूरी हिस्ट्री लेकर आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तेजिंदर बग्गा जैसे लोगों की सही जगह जेल में है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक 70 साल के बुजुर्ग वकील को जूतों से पीटने के लिए ये लोग सुर्खियों में आए थे और इनके साथ उस वक्त 2 लोग और थे। एक बुजुर्ग को पीटने के लिए तो 3 जवान लोग गए थे। ये इतने बड़े मर्द हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा का आरोप इन पर लगा और उसके दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। 15 अक्टूबर 2018 में तुगलक रोड थाने में धार्मिक द्वेष फैलाने, लोगों को भड़काने, जाति धर्म और समुदाय के नाम पर समाज में माहौल खराब करने के आरोप में इनके ऊपर 153A में मुकदमा दर्ज हुआ। नवंबर 2019 में पटियाला हाउस कोर्ट ने IPC 153 के दौरान दंगा कराने की नियत से भड़काऊ भाषण देने के लिए इनको दोषी ठहराया। मतलब इनके ऊपर आरोप साबित हुए। दफा 323 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए इनको दोषी करार किया गया और दफा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी इन्हें दोषी करार किया गया। इसके अलावा इनके ऊपर दर्जनों इस तरीके के मुकदमे, बहुत बड़ा जैसे मुल्जिमों का, बड़े बड़े क्रिमिनल्स का डोजियर होता है, ऐसा इनका मोटा डोजियर है। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आज जो कुछ हुआ उसमें 3 राज्यों की पुलिस शामिल थी। पंजाब पुलिस ने बग्गा को अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को रोका। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से कानूनी मदद मांगी थी और हरियाणा पुलिस ने सिर्फ मदद की है। हालांकि खट्टर ने साफ साफ कहा कि बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन राजनीतिक है और अगर राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो फिर हालात गंभीर हो सकते हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था। हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुंचाएंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम उनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। आज पंजाब पुलिस ने जो किया सब उसकी टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अगर ट्विटर पर बयानबाजी करके लोगों को जेल में डालना होता तब तक हजारों लोग जेलों में पड़े होते। ट्विटर पर तो रोज इस तरह की बयानबाजी होती है, हर मिनट होती है। असलियत तो यह है कि जिस अंदाज में पंजाब पुलिस ने चुपचाप दिल्ली आकर तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट किया, यह पॉलिटिकल एक्शन था। पंजाब के चुनाव से पहले बहुत सारे लोग कहते थे अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस आ गई तो अपना विरोध करने वालों को ठिकाने लगा देंगे। आज केजरीवाल का एक वीडियो भी सर्कुलेट किया गया जिसमें वो कुछ लोगों के बारे में कह रहे हैं कि अगर पुलिस होती
तो इनको जेल भेज देते और फिर कहा कि जिस दिन पुलिस हाथ में आएगी इन सबको ठीक कर देंगे। और पंजाब पुलिस हाथ में आने के बाद ये दिखाई भी दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पहुंची थी, अलका लांबा के घर भी पहुंची थी और आज बग्गा को उठाकर ले गई। ये सब वो लोग हैं जो केजरीवाल के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं। इसीलिए आरोप लगा कि केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं। आज कुमार विश्वास ने भगवत मान के लिए ट्विटर पर लिखा कि पगड़ी संभाल जट। हालांकि दिल्ली में तो पंजाब की पुलिस ने सिर्फ बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया, लेकिन बंगाल में जो हुआ वो भयानक था। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी के एक नेता की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। अमित शाह कोलकाता पहुंचते इससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कोहराम मच गया। बीजेपी युवा मोर्चे के मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया की लाश एक सुनसान बिल्डिंग में फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि अर्जुन की हत्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से ठीक पहले अर्जुन की हत्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए की गई। पता यह लगा कि अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर एयरपोर्ट से निकलने वाली एक बाइक रैली के जरिए उनका स्वागत होना था। इस रैली की अगुवाई अर्जुन चौरसिया को ही करनी थी, लेकिन रैली शुरू होती इससे पहले घर के पास एक खाली बिल्डिंग में अर्जुन की लाश मिली। जैसे यह खबर फैली तो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। हंगामा शुरू हो गया। अर्जुन की डेड बॉडी लेने पहुंची पुलिस के साथ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। मामला तब और बिगड़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के नेता अतिन घोष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। तृणमूल कांग्रेस ने दावा कर दिया कि अर्जुन चौरसिया तो ममता का सपोर्टर था, वो बीजेपी का नहीं तृणमूल कांग्रेस का वर्कर था। इस बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और दोनों पार्टियों के सपोर्टर आपस में टकरा गए। बीजेपी के नेता की मौत की खबर के बाद अमित शाह के स्वागत में जितने कार्यक्रम रखे गए थे वो सब कैंसिल कर दिए गए। अमित शाह खुद भी कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे काशीपुर एरिया में अर्जुन चौरसिया के घर गए। अर्जुन की फैमिली से मिले, उन्हें सांत्वना दी, न्याय का भरोसा दिया। अर्जुन के घर वालों ने उनसे सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। अमित शाह ने कहा वो इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी। बीजेपी ये खूनी राजनीति नहीं चलने देगी। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अमित शाह बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई है। कोर्ट ने अर्जुन चौरसिया का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल से कराने और पोस्टमार्टम की पूरी प्रोसेसिंग की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। लेकिन बीजेपी के सपोर्टर्स में अब ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि अर्जुन ने आत्महत्या की है, उसके परिवार में सुसाइडल टेंडेंसी की हिस्ट्री है। That is a natural. When a death occurred, then death is unnatural. Then police will take the body for investigation for postmortem. It's a natural course of action. So they have obstructed their bad intention to doing dirty politics. That is why they have come. All came from outside. All are from outside. Body should be taken by the police for postmortem, and then the people will know the cause of death.
there is a family history. His father 15 years back died through unnatural death, and then after postmortem it will be established that he has suicide. ये तृणमूल कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन थोड़ी अजीब बात है कि पिता ने 15 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उसके बेटे की मौत को भी आत्महत्या बता दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब इस तरह की बयानबाजी हुई तो बीजेपी ने रिएक्ट किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी खून की सियासत कर रही हैं, लेकिन बीजेपी न झुकेगी न डरेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को खून करना, खून करके पैर से झुला देकर बोलना कि आत्महत्या किया है, ये नई बात नहीं है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट है कि आज का दिन 1 बरस बाद, 2 मई के बाद 1 बरस बाद माननीय गृह मंत्री आज कोलकाता आ रहे हैं और आज ही सुबह हमारे कार्यकर्ता को ऐसे करके मर्डर करना और मर्डर करके बोल रहे हैं कि उसका आत्महत्या हुआ है, उनका फैमिली का ऐसा ट्रेंड है आत्महत्या करना। कार्यकर्ता टीएमसी का कार्यकर्ता है, भाजपा का नहीं है। ये जो गोल गोल बात करना और कंफ्यूज करना पब्लिक को, ये कोई नया बात नहीं है टीएमसी के लिए, और ऐसा ही करके तो माननीय मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे। ये बात सही है, बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या अब कोई नई बात नहीं है। इस तरह की खबर जब भी आती है दुख तो होता है, पर अब हैरानी नहीं होती। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी अदालतें बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर चिंता जता चुकी हैं, ममता बनर्जी की सरकार को हिदायत दे चुकी हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पिछले साल की बात है, 2 मई को पश्चिम बंगाल इलेक्शन के नतीजे आए थे। उसी दिन से विरोधियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। 5 मई को ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, कल ही 1 साल पूरा हुआ है, और इस 1 साल में बीजेपी के 57 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। कोई फांसी के फंदे से झूलता मिलता है, किसी के घर को जला दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है। 57 लोग मर चुके, लेकिन अब तक किसी को न्याय नहीं मिला। और आज जिस तरह से अमित शाह के दौरे से पहले अर्जुन चौरसिया की मौत हुई, वो सीधे सीधे विरोधियों की चेतावनी है कि या तो ममता बनर्जी के साथ रहें, अगर बीजेपी के साथ गए, विरोध में खड़े हुए, तो जान चली जाएगी। आज वाराणसी से खबर आई जहां माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। असल में आज कोर्ट के आदेश से एडवोकेट कमिश्नर को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करना था, वीडियोग्राफी करनी थी, लेकिन आज मस्जिद का सर्वे नहीं हो पाया। मस्जिद के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के कारण सर्वे करने वाली टीम सिर्फ काशी विश्वनाथ परिसर का दौरा करके लौट गई। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी मंदिर काशी विश्वनाथ परिसर में है और मंदिर से बिल्कुल लगी हुई बिल्डिंग है ये। अब इसका सर्वे कल किया जाएगा। असल में मस्जिद के मौलवी ने ऐलान कर दिया था कि किसी कीमत पर सर्वे करने वाली टीम को मस्जिद परिसर में नहीं घुसने देंगे। इसीलिए आज वाराणसी में टेंशन थी। जुमे की नमाज के लिए आज भारी संख्या में लोग पहुंचे। तय यह हुआ था कि जुमे की नमाज के बाद 3 बजे सर्वे करने वाली टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जाएगी और इस पूरे कैंपस की वीडियोग्राफी करेगी। लेकिन 1 बजे तक ही इस इलाके में हजारों लोग जुट गए, भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। हालत यह हो गई कि मौलानाओं को माइक पर अनाउंस करना पड़ा कि मस्जिद भर गई है, अब किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे, अगर नमाज पढ़नी है तो किसी और मस्जिद में जाए। मस्जिद फुल हो गई, मस्जिद फुल हो गई, आप लोग जाइए दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए। जो लोग क्या नाम में खड़े हुए हैं वो लोग दूसरी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लें। मस्जिद फुल हो चुकी है, अब गुंजाइश नहीं है। रजिया में जाइए, रजिया में चले जाइए, कहीं में चले जाइए, मस्जिद फुल हो चुकी है। लेकिन लोग वापस जाने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि वो सर्वे टीम को मस्जिद के भीतर नहीं घुसने देंगे। नमाज होने के बाद बहुत से लोग मस्जिद कैंपस के बाहर जमा हो गए। जब सर्वे करने वालों की टीम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची तो लोगों ने नारेबाजी की। नमाजियों का कहना था कि सर्वे का काम सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसकी पिटीशन डालने वाले और मुकदमा चलाने वाले वकील सब के सब सरकार के मोहरे हैं, इसीलिए वो अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का बहुत, क्या नाम है, शेर अली
शेर अली जी। कोर्ट का आदेश आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोर्ट का आदेश मानेंगे। कोर्ट जब लाइन से आएगा तब ना, जबरन कोर्ट तो बहुत से फैसला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का इसका दिन कितना महत्वपूर्ण है? सर जुमा की सारी नमाज महत्वपूर्ण है। ये जो सर्वे चल रहा है ये सर गलत है। आप मस्जिद स्वायत्त देख रहे हैं तो इसमें सर्वे का क्या मामला है? और आज कई 100 साल से आप देख रहे हैं मस्जिद, ऐसा तो है नहीं कि आज का है। तो ये बात गलत है सर। 4 समाज से जो मतलब दुष्ट लोग हैं वो ये मामला उठा रहे हैं और सर्वो जो समाज है वो नजरअंदाज कर रही है। सरकार उनका पूरा समर्थन कर रही है। उनका समर्थन कर फोटोग्राफी का आप लोग समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। कोर्ट ने लेकिन आदेश दे रखा है। कोर्ट का ऐसा मामला है कि देखिए कोर्ट ने तो बहुत सारा आदेश दे रखा है। क्या सभी पर कार्रवाई हो चुकी है? नहीं हुई। सर्वे टीम के खिलाफ जब मुसलमानों ने नारेबाजी की तो बड़ी संख्या में हिंदू भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा यह कार्रवाई तो कोर्ट के कहने पर हो रही है, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सर्वे तो होकर रहेगा क्योंकि कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ेगा। न्यायालय को आदेश को एकदम मानने से इनकार कर रहे हो, सीधे कर रहे हो कि कोई घुस नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता सर? न्यायालय सबके लिए है, न हिंदू है न मुसलमान है। अगर किसी भी यहाँ पर वर्ग है या विशेष जाति या किसी भी है, अगर न्यायालय ने अगर कह दिया कि आपकी जांच होनी चाहिए या फोटोग्राफी, अगर आपके मस्जिद के अंदर कुछ गलत नहीं है तो आप स्वागत कीजिए, उसको जांच कराइए और जनता के सामने रखिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता? हम किसी पूजा और अर्चना में व्यवधान तो डालने नहीं जा रहे। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट यहीं का है ना, ये मस्जिद कोई इंडिया के बाहर तो है नहीं। आप धमकी भरे लफ्जों में कर रहे हैं कि कोई घुस नहीं सकता, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? न्यायालय का जो आदेश है वो सत्य है, उसको जांच होने देना चाहिए। जो सत्यता है वो जाहिर खुद हो जाएगा, उसमें क्या किसी को दिमाग में वो रखना है। चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा कानूनन। वैसे तो सामान्य आम जनमानस पूरी तरह से जानता है और ये दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सभी दीवालों पे, सभी खंभों, मेहराबों पे एक एक मेहराब, एक एक मस्जिद की ईंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं मंदिर का अंश भाग हूँ। और माता श्रृंगार गौरी का मंदिर सदैव से यहाँ रहा है, आदि अनंत काल से ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो कि चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पे इनके दर्शन होते हैं। ये आर्डर दिया है न्यायालय ने, न्यायालय के द्वारा संविधान चलता है देश का। अगर न्यायालय दिया है तो न्यायालय जज सूझबूझ के दिए हैं कि दोनों पक्षों को कोई परेशानी नहीं हो, जो अच्छा डिसीजन निकल के आवे हाजिर कर दे। पीछे मंदिर का निशानी है, सभी चीज अंदर छिपाना चाहते हैं। वहाँ के पिलर पर ये फूल बेलपत्र का आज भी निशान है, शंख चक्र का आज भी निशान है, पूरा पीछे के साइड में मंदिर का आज भी ढांचा है। अब इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। असल में 5 महिलाओं ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें ज्ञानवापी कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत दी जाए। फिलहाल श्रृंगार गौरी यानी मां पार्वती की पूजा साल में एक बार करने की इजाजत दी जाती है। चैत्र महीने की नवरात्र के दौरान चतुर्थी को श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिलती है। इन महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उन्हें पूरे साल इसकी इजाजत मिले। कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी जैसे कई देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं। 1991 से पहले वहां पूजा होती थी, लेकिन अब पूजा अर्चना बंद है, इसलिए पूजा करने की परमिशन मिलनी चाहिए। इसी के बाद कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस का सर्वे कराने को कहा। इसका मकसद यह पता लगाना था कि क्या ज्ञानवापी के कैंपस में हिंदू देवी देवताओं के अवशेष या विग्रह मौजूद हैं? क्या कोई ऐतिहासिक तहखाना है जिसमें हिंदू देवी देवता विराजमान है? आज इसी सर्वे की शुरुआत होनी थी। सर्वे के लिए कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया है। इसके अलावा अदालत ने सर्वे के दौरान दोनों पक्षों से एक एक वकील, वकील के सहायक और पिटीशनर को मौजूद रहने की परमिशन दी है। हालांकि सर्वे करने वाली टीम तय वक्त पर ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन माहौल खराब था, इसलिए काफी इंतजार के बाद शाम को यह टीम सिर्फ विश्वनाथ मंदिर कैंपस में गई। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर से उसकी दीवारें देखी। आज सर्वे टीम मस्जिद के अंदर नहीं जा पाई। अब ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस का सर्वे कल होगा। आज 3 घंटे कार्रवाई चली। अपोजिट पार्टी का विरोध हुआ,
माँ श्रृंगार गौरी का पूरा विग्रह उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। और जो परिसर के अंदर जाने को हुआ तो उन लोगों ने विरोध किया है कि नहीं जा सकते हैं। कल 3 बजे कमीशन की कार्रवाई आगे होगी। कैसे होगा सर? आज तो विरोध कर दिया उन्होंने। कल तो विरोध करने के बाद होगी, उनकी बात मान ली गई। विरोध किया है, कल 3 बजे पुनः कमीशन कार्रवाई होगी। एडवोकेट कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कोऑर्डिनेट करके ये बात लिख दी है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे और कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए। कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है। तो आज खत्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा? अभी एक बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, पर कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और कल एडवोकेट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया था। उसके बाद यहां ज्ञानवापी मस्जिद बनी। आज काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है, वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर है, वो सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद पर सोना चढ़वाया। ये सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन अगर इतिहास लोगों में झगड़ा पैदा करता है, अमन चैन को खराब करता है, तो ऐसे इतिहास को ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं होता। वैसे भी अयोध्या विवाद पर फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, अब इस तरह के धार्मिक विवादों को उठाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। 1947 के वक्त जो मंदिर या मस्जिद जहां था उसे उसी स्थिति में रखा जाएगा, स्टेटस को होगा। मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ में लोगों की अगाध आस्था है। इसी आस्था को ध्यान में रखकर इस विवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद साथ साथ है। अब दावा यह है कि यह मस्जिद भी कृष्ण जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसको लेकर भी कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। आज अदालत को यह फैसला करना था कि पिटीशन को एडमिट किया जाए या नहीं, लेकिन आज अदालत ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। कोर्ट में याचिका यह डाली गई है कि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के पास जो ईदगाह मस्जिद है वो जन्म स्थान ट्रस्ट को दी जाए, क्योंकि यह जमीन कटरा के केशवदेव मंदिर के दायरे में आती है। 1968 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत यह जमीन ईदगाह मस्जिद को दे दी गई थी। यह समझौता ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के बीच हुआ था, लेकिन पिटीशन करने वालों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान को यह समझौता करने का हक नहीं है, वो इस मामले में पार्टी नहीं है, इसलिए उन्हें ईदगाह मस्जिद की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन वापस दिलाई जाए। अब अदालत इस पिटीशन पर 19 मई को फैसला सुनाएगी। अगर अदालत ने पिटीशन एडमिट कर ली तो एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब इस तरह के विवादों को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये नए विवादों को जन्म देने का समय नहीं, बल्कि नए कीर्तिमान गढ़ने का वक्त है। और नया कीर्तिमान अयोध्या में बन रहा है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे। योगी ने अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, फिर रामलला के दर्शन करने गए और इसके बाद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के निर्माण का काम देखने गए। योगी ने कहा कि मंदिर वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। रामलला अगले साल तक मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मैंने जाके देखा, पूरा कार्य देखा, गर्भगृह में तक जाकर के देखा क्या प्रोग्रेस है, कितनी तेजी के साथ। और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति। भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप हो गया है। अब तो 1 वर्ष और इंतजार करिए, भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। भगवान राम को मानने वालों के लिए अच्छी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले साल तक मंदिर का वो हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा जहां पर रामलला विराजमान होंगे। कई वर्षों से भगवान राम के भक्त इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।